हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, प्रत्येक राज्य में NMMS एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और उत्तर प्रदेश में, बिहार में अभी होना बाकी है। बाकी छत्तीसगढ़ में ये एग्ज़ाम हो चुका है, मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम हो चुका है। तो जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके पेपर्स को आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के साइंस का जो पेपर था, मैं ये वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। आज हम सामाजिक विषय की वीडियो को हम अपलोड कर देंगे, तो आप इस वीडियो को खूब ध्यान से देख लीजिएगा। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अवश्य देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो नया ट्रेंड है वो आपको पता चल जाएगा और उसी आधार पे आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। इन क्वेश्चन को देखने से ये पता चल रहा है कि जो विगत पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और इसके पहले भी हमारी एक श्रृंखला कंटिन्यू थी जो विज्ञान विषय और सामाजिक विषय पर थी। उसमें विगत वर्ष के मैं क्वेश्चंस को बहुत विधिवत ढंग से समझाया हूं और उस क्वेश्चन को आधार बना करके आने वाले जो अन्य प्रश्न हैं या उससे संबंधित जो अन्य प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म NMMS मंथन से जुड़ते हैं तो आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं और कम समय में कर सकते हैं। आपको सिर्फ वीडियोज़ देखना है, तैयारी तो हम करा ही देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। छत्तीसगढ़ में जो पेपर 6 तारीख को हुआ था उसी पर आधारित आज की वीडियोज़ है, जिसमें सामाजिक विषय में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप ध्यान से देखें कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। 22, 24, 30, 36। क्वेश्चन ये है कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में प्रथम बार आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था। तो दयानंद सरस्वती भारत में सबसे पहले मुंबई में 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। भारत के पुनर्जागरण काल का मार्टिन लूथर कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। किस सन में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था? 1975। कहाँ पे किया था? मुंबई में किया था। तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मुंबई कहाँ पे है? अगर हम भारत के नक्शे की बात करें तो यहाँ पे मुंबई है, ठीक है। तो मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज 1875 ईस्वी में, ठीक है। दयानंद सरस्वती को पुनर्जागरण काल का क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। आप उन वीडियोस को, पीछे की वीडियोस को अगर देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? तो संगम काल की अगर हम बात करें तो संगम काल जो है वो दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है। ये जो कावेरी और कृष्णा और कावेरी नदियां हैं उन नदियों के दक्षिण में यहाँ पे संगम काल, ठीक है। यहाँ पे संगम शासकों के राजधानियाँ थीं या राज्य हुआ करते थे, ठीक है। तो संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? बनारस, इलाहाबाद, तमिलनाडु, खजुराहो। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? तमिलनाडु। क्या आंसर आ जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है। कितना आसान है। पहला क्वेश्चन क्या था? दयानंद सरस्वती, मुंबई। दूसरा क्या था? संगम काल कहाँ से संबंधित है? संगम काल का इतिहास कहाँ से संबंधित है? तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु से संबंधित है। तो अगर आपको एक मोटा या रफ आइडिया भी दिमाग में रहेगा कि संगम काल दक्षिण भारत और दक्षिण भारत से संबंधित विकल्प में क्या है? सिर्फ तमिलनाडु है। आप ऑप्शन में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकमात्र अभिलेख जिस पर अशोक का नाम लिखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ना जाने ये कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एकमात्र अभिलेख जिस पर अशोक का नाम उल्लिखित किया गया है। आपको हम बता दें कि अशोक जितने भी उसके शिलालेख थे उस पर अशोक का नाम कहीं भी नहीं मेंशन किया गया है। सिर्फ मास्की एक अभिलेख है, मास्की अभिलेख, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मास्की अभिलेख। बाकी बहुत सारे अभिलेख दिए हैं उसमें नहीं है।
विरूपक्षा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विरूपक्षा मंदिर का जो निर्माण है वो चालुक्य ने करवाया था। चालुक्य वंश में एक शासक थे विक्रमादित्य, जिन्होंने विरूपक्षा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि विरूपक्षा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। विरूपक्षा मंदिर किसने करवाया था? चालुक्यों ने करवाया था, चालुक्यों ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चालुक्यों ने करवाया था विरूपक्षा मंदिर का निर्माण। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? टेराकोटा का? नहीं। कांसा का, तांबा का, लोहा का? तो लोहे से तो परिचय ही नहीं था, तांबा भी नहीं था, कांसा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यताओं को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो यहाँ से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है, कांसा। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो हड़प्पा कालीन जो मुद्राएं थीं वो कांसे की बनी हुई थीं, कांसा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक, तो ये क्वेश्चन यूपी या अन्य स्टेट के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। महात्मा बुद्ध जो हैं, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है। कांचीपुरम शहर किसकी राजधानी थी? तो कांचीपुरम शहर ये यहीं से संबंधित है, दक्षिण भारत से ही संबंधित है। पल्लव शासक की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? पल्लव शासक। ये सब दक्षिण भारत में राज्य करते थे। चोल, चालुक्य, पल्लव, ये सब दक्षिण भारत से ही संबंधित हैं। आप वहाँ से आंसर कर सकते हैं, बस आपको एक मोटी मोटा रफ आइडिया दिमाग में बना होना चाहिए। तो चालुक्य जो है, पल्लव जो है, पल्लवों की राजधानी, सबसे पहले कांचीपुरम को पल्लवों ने राजधानी बनाया था, उसके बाद चोलों की भी राजधानी रही है। ठीक है। भारत में पहली बार यूरोपीय मूल के किन लोगों का प्रवेश हुआ था? यानी कि भारतीय मूल में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय आया था? तो अगर हम बात करें भारतीय मूल में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली। ठीक है। पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ पे आए थे? आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसी तट पर आए थे। यहाँ पे कौन आया था? वास्को डिगामा। ठीक है। सबसे पहले वास्को डिगामा जो है ये केरल के तट पर पहुंचा था। कब आया था? 1498 ईस्वी में। उसके बाद कौन आया? पुर्तगालियों के बाद कौन आया था? डच आए थे। ठीक है। डचों के बाद कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। और अंग्रेजों के बाद आए थे डेन, और डेन के बाद कौन आए थे? फ्रांसीसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, इसको ये क्रम नोट कर लेंगे, तो इस एग्ज़ाम हॉल में ऐसे भी दे सकता है कि इनके आने का क्रम क्या है, कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, फिर उसके बाद कौन आया था। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेन आए थे, फिर फ्रांसीसी। इसमें एक क्वेश्चन फंसा के पूछता है, जैसे कभी कभी ये कहता है कि कंपनी का जो स्थापना क्रम है वो कब हुआ था, वो उसके क्रम में बताइए। तो ये तो आने का क्रम है, ये जो है आने का क्रम है, आने का क्रम। लेकिन कंपनी स्थापना का क्रम क्या है? तो कंपनी स्थापना में बस कुछ चेंज नहीं करना है, अंग्रेज पहले कर देना है और डच को बाद में कर देना है। ये कंपनी स्थापना का क्रम हो जाएगा, क्योंकि 1498 में तो पुर्तगाली ने किया था, डच अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में किए थे और डच 1602 ईस्वी में अपनी कंपनी का स्थापना किए थे। इसलिए डच जो है तीसरे स्थान पे आ जाएंगे। कंपनी स्थापना का क्रम क्या हो जाएगा? ये आने का क्रम हो गया, कंपनी स्थापना का क्रम, कंपनी स्थापना का क्रम सबसे पहले क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? अंग्रेज। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? डेन। चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी।
पुर्तगाली सबसे पहले नंबर पे 1498, अंग्रेज 1600 ईस्वी में किए थे, और डेन कब किए थे? 1602 ईस्वी में किए थे। तो ये कंपनी स्थापना का जो क्रम है वो मैं आपको बता दिया। फ्रांसीसी 1616 ईस्वी में किए थे। तो इस तरह से जो है आप इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और देखिए इसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति में एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि किस क्षेत्र से कौन लड़ा था। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, ठीक है, और लखनऊ से कौन लड़ा था, गोरखपुर से कौन लड़ा था, इलाहाबाद से कौन लड़ा था, कानपुर से कौन लड़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। नाना साहब कानपुर से लड़े थे, ठीक है, गोरखपुर से गजाधर सिंह लड़े थे, ठीक है, बिहार से कौन लड़ा था? कुंवर सिंह लड़े थे। ये इसके लिए हम एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये कह रहा है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के समय, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है डलहौजी, लॉर्ड केनिंग, हॉर्डिंग्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड केनिंग होगा। लॉर्ड केनिंग 1857 के समय, 1857 ईस्वी में जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, यहाँ पे ये चीज़ लिखा है भारत प्रथम विद्रोह लिखा है, उसे विद्रोह न कह के उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना चाहिए, ठीक है। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अंग्रेज़ों के जो तरफ से जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग, ठीक है। लॉर्ड केनिंग ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। भूपर पट्टी के 90% से ज़्यादा चट्टान निर्मित करने वाले खनिज कौन होते हैं? भूपर पट्टी पर, ठीक है, सबसे ऊपरी जो परत होती है वो भूपर पट्टी होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ऊपर का जो है जो परत होती है वो भूपर पट्टी कहलाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि 90% से ज़्यादा जो चट्टानें निर्मित होती हैं, निर्मित करने वाले खनिज को क्या कहते हैं? तो उसको सिलिकेट कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए कि भूपर पट्टी पर जो सर्वाधिक मात्रा में चट्टान निर्मित करने वाले खनिज होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है सिलिकेट कहते हैं, सिलिकेट, ऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, कार्बोनेट और सल्फेट। ये ऑप्शन दिए हैं, तो इन ऑप्शन में सही क्या हो जाएगा? सिलिकेट सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिलिकेट पर आंसर कर दीजिएगा। एक चीज़ हम आपको और बताना भूल गए थे, नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडे पानी की धारा है? तो ठंडे पानी की जो धारा है इसमें देखिए दो तरह की करंट होती हैं, एक ठंडी जल धारा होती है और एक गर्म जल धारा होती है। तो कुछ ठंडी जल धाराएं हैं उनको आप नोट कर लीजिए। ठंडी जल धाराएं जैसे किनारी की धारा को ठंडी जल धारा कहते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? किनारी की धारा दिया है, कैरेबियाई धारा दिया है, गिनी धारा दिया है, क्यूरोसियो धारा दिया है। कह रहा है इसमें से ठंडी जलधारा का मान बताइए। तो जो ठंडी जलधारा है वो ध्यान से देखें, किनारी जलधारा, किनारी जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा। आप ठंडी जलधाराओं को अगर नोट कर लेते हैं, किनारी हो गया हम्बोल्ट, हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया धारा, हम्बोल्ट धारा, किनारी धारा। ये जो धाराएं हैं ये ठंडी जल धाराएं हैं। इसमें से कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, अगर इसमें से कुछ भी आता है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, पशु और पौधों की जाति में सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधों की जो जाति होती है सबसे ज़्यादा विविधता, जैसे अगर हम बात करें कि ये अगर ग्लोब है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर विविधता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में विविधता बहुत ज़्यादा होती है और इस क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन में
उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन में पेड़ पौधों और पशु व पौधों की विविधता मतलब अधिकता, बाहुल्यता बहुत ज़्यादा होती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में इसमें सबसे ज़्यादा जो है पेड़ पौधे पशु पक्षी होते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत उच्चतम है? अभी लेटेस्ट एक शोध हुआ था जिसमें ये बिल्कुल क्लियर हो गई कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कृषि योग्य भूमि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस देश में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत उच्चतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। कौन सी गैसें हमें सूर्य से हानिकारक किरणों को बचाती हैं? यानी कि सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती हैं उनसे कौन सी गैस बचाती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओजोन गैस और हीलियम गैस। आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ओजोन हो जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में यूपी स्पेशल से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे और बिहार से बिहार स्पेशल कुछ आएगा। यहाँ पे जैसे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी माता बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न था। वन के हिसाब से छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो ये सब क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ से पूछे जा रहे हैं। भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील क्या है? इसका हम आंसर भी आपको हम बताए थे। आप अगर हमारी पहली वीडियो ध्यान से देखे होंगे इसके पहले की, तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण का जो जनपद है, ठीक है, सोनभद्र जनपद सोनभद्र में है। ठीक है, अब क्या नाम है इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ का राज वृक्ष क्या है? ऐसे उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का जो राज वृक्ष होता है वो पलास है। यूपी का, उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष क्या है? पलास है। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ से हैं, हम उसको हटा दे रहे हैं। हाँ, भारत का संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का जो संविधान है उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? तो भारतीय संविधान को जो शक्ति मिलती है वो हमसे, जनता से मिलती है। भारतीय संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? जनता से मिलती है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए कि भारतीय संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? जनता से मिलती है। जनता का जनता के लिए शासन होता है। ठीक है, अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत प्रश्नों में कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे तारांकित, अतारांकित, पूरक, अल्पसूचित, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम कहें तो तारांकित प्रश्न होते हैं जिसे वो तुरंत पूछा जा सकता है। और एक दिन में कुल कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। भारतीय संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्णन कौन करता है? तो भारतीय संविधान का जो लक्ष्य है और उद्देश्य, ये दोनों जो है प्रस्तावना में निहित है। कहाँ है? प्रस्तावना में निहित है। भारतीय संविधान का क्या लक्ष्य है, कैसा वो देश भारत चाहता है, ठीक है, समाजवादी, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो जो इसका उद्देश्य है, ठीक है, और इसका जो लक्ष्य है वो कहाँ से आता है? वो प्रस्तावना से निकल करके आता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो हम आपको बता दें, वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 280 के तहत। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का प्रावधान दिया गया है। इसमें वित्त आयोग का जो गठन होता है या वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में किसको हटाने की प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है?
देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल उपलब्ध है। ठीक है, महाभियोग राष्ट्रपति पे लगाया जा सकता है। किस आर्टिकल के द्वारा, इस क्वेश्चन को हम बताए थे, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति, हाँ, उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाने के लिए प्रक्रिया है। राज्यपाल को हटाने के लिए इसलिए नहीं प्रक्रिया है क्योंकि राज्यपाल का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक कोई किसी भी राज्य का राज्यपाल हो सकता है और राष्ट्रपति चाहेगा तो उसे हटा सकता है। तो राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। तो इसके लिए संविधान में कोई हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई कानूनी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिससे इसे हटाया जा सके। भारत सरकार को विशिष्ट कानूनी सलाह के लिए किसके द्वारा दी जाती है? भारत सरकार को विशिष्ट कानूनी सलाह किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत सरकार को कानूनी सलाह भारत के महान्यायवादी द्वारा दी जाती है। भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के द्वारा भारत को कानूनी सलाह दी जाती है। भारत का जो महान्यायवादी होता है इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बना रहता है। जब राष्ट्रपति चाहे इसे हटा सकता है। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है या किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है, इसको हटाने के लिए संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं है। इसे राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये बने रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि से बने रहते हैं। जब तक कृपा बनी रहेगी तब तक ये भी बने रहेंगे। ठीक है, भारत संविधान में विधानसभा के चुनाव में खड़ा होने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? चाहे लोकसभा हो चाहे